अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हदीका उर्दू नॉवेल्स एंड स्टोरीज चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर रोज़ाना आप नई नई कहानियाँ या नावल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हदीका उर्दू नॉवेल एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। तू जो जिंदगी हो मेरी लास्ट एपिसोड। सुबह माहरूख की आंख पहले खल गई थी, फिर एक जमाई लेकर अपनी गर्दन को सहलाने लगी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, क्योंकि एसी की वजह से पूरा कमरा बंद था। वो बेड से उतर कर खिड़की के पास रुकी और खिड़की पर गिरे पर्दे हटाए। उसने घड़ी पर टाइम देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। वो पहले खुद नहाकर सुर्ख कलर की फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मलबूस ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बालों को ब्रश से कंघी करने लगी। फिर हसनीन की जानिब आई, इसे नींद से जगाने के गर्ज से। हसनीन, उसने दी आवाज। मैं इसे आवाज दी तो ये भी ना मजाल है जो एक ही बार कहने पर अट जाएं। वो बड़बड़ाती हुई उसके और पास आकर खड़ी हुई, और उस बार थोड़ा सा तेज आवाज। मैं मुखातब किया, हसनीन अट जाएं, नहीं तो मैं फिर से पानी ले आ रही हूँ, उसने तेज लहजे में कहा। हसनीन नींद को भिगाने के लिए अपनी आंखों को जबरदस्ती खिलने की कोशिश करने लगा। माहरूख को उस पर टूट कर प्यार आ रहा था, लेकिन वो खुद पर बंद बांधते हुए उसके कपड़े अलमारी से निकालकर वॉशरूम में रख आई। हसनीन कोनी बेड से टिकाए अपने चेहरे के नीचे हाथ रखे इसे अपने आंखों के हिसार में लिए हुए था। मुझे घूरना बंद करें और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाएं। वो उसके बालों को बखेर कर भाग गई। हसनीन की होंठ मुस्कुरा दे आए। वो बाथरूम में घुस गया। माहरूख कमरे से नकुल कर हना के कमरे में गई, जहां सायरा, मानो और हना एक साथ सोए थे। वहां वो तीनों नींद में थीं। वो उन्हें देखकर कमरे से बाहर आ गई, फिर किचन में आकर मुलाजमा को ब्रेकफास्ट का मेन्यू बताया और बाहर लान में आई। वहां पर हल्की हल्की धूप थी। वो आकर बेंच पर बैठी। हसनीन ने फ्रेश होकर अपने बालों को संवारा और परफ्यूम छिड़क कर कमरे से बाहर नकुल आया। लावंज में इसे सिर्फ यका दो का लोग नजर आए। वो आकर लावंज में ही बैठ गया और न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। माहरूख कुछ देर लान में वाक के बाद घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुई तो वाइट शलवार कमीज में मलबूस चेहरे संजीदगी लिए वो अखबार पढ़ने में मसरूफ था। आज संडे था तो वो अभी तक आराम से घर पर ही था। माहरूख धीरे से चलती हुई उस के साथ कुछ फासले पर आकर बैठी। उसने माहरूख को एक नजर देखा और मुस्कुरा दिया। वो उसके सुर्ख लंबी अंगुलियों वाले हाथ देखने लगी। एक बात तो माननी पड़ेगी कि बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जिनके हाथ पायों भी खूबसूरत हों, लेकिन उनमें मुकम्मल खूबसूरती है। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सच्चाई बड़बड़ा रही थी। हसनीन को लगा वो अकेले है, बोली जा रही है, तो उसने न्यूज़पेपर टेबल पर रखा और गौर से अपने पहलू में बैठी मुस्कुराती हुई बीवी को देखने लगा। क्या बात है जान, हसनीन, किस बात पर मुस्कुराया जा रहा है? वो नर्म आवाज और परशोख नजरों से इसे देखने लगा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो अब अपना ध्यान अधर उधर करने के लिए अपना चेहरा मोड़ गई। हसनीन मुस्कुरा दिया। कुछ टाइम बाद सायरा वाली भी नींद से अट गईं और सब कमरे से बाहर नकुल आई। मारूख किचन का काम देख रही थी। सबने एक साथ नाश्ता किया। माहरूख ने हसनीन की प्लेट में ऑमलेट डाला, फिर खुद खाने लगी। हसनीन, बेटा, आज हसन की तरफ जाना है। बच्चियों, जल्दी करो नाश्ता खत्म करके, फिर तुम लोगों निकलना भी है। हसन के बार फोन कर चुका है सुबह से। जी भी जान ने उन्हें आगाह किया। माहरूख, आप सब भी तैयार हो जाएं।
जब निकलना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा, अभी थोड़ा सा काम है, वो कर लूं। वो मुस्कुरा कर कहता हुआ अपने कमरे में गया, जबकि माहरूख तो इसकी मुस्कुराहट में खोई हुई थी। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? वो अपना दिल पर हाथ रखे सोचने लगी, फिर अपनी ही बात पर मुस्कुरा दी। वो सब तैयार होकर लाउंज में आ गईं। बीजान ने माहरूख से हसनीन को बुलाने का कहा तो वो अपने और हसनीन के मुश्तरका कमरे में आई। इसकी हाथ लैपटॉप पर जल्दी जल्दी से टाइपिंग कर रहे थे। वो धीरे से चलती उसके पास आई। आप जब फ्री हो जाएं तो आ जाएं नीचे, हम सब वेट कर रहे हैं। इसकी नजरें अब भी हसनीन के चलते हाथों पर थीं। बस मैं फ्री हूँ, 5 मिनट वेट करें। वो अपना काम करके फार हवा तो लैपटॉप ऑफ करके बेड से हट गया। तब तक उसका रोम नवक करके मलाजमा एक बॉक्स लेकर आई। हसनीन ने उससे बॉक्स लिया और वापस जाने का इशारा किया और खुद बॉक्स खोलने लगा। उसमें क्या है और किसने बेचा है? माहरूख ने पूछा। उसमें मेरा मोबाइल है, जुनैद से कहा था उसने भेजा है। मेरा बेचारा मोबाइल तो रात टूट चुका है, हसनीन ने आह भरते हुए कहा। मारूख की हंसी कमरे में गूंजी। मैं तो भूल ही गई थी। खैर मेरी गलती नहीं थी। अब मेरे होते हुए मोबाइल में गुम थे, तो इसलिए मैंने आपका मोबाइल तोड़ा। वो सिपाही में कहने लगी। इसका मतलब है आप चाहती हैं मैं दिन रात आप में गुम रहूं? उसने शरीर लहजे में कहा, जबकि मुस्कुराहट उसके जमील और खूबरू चेहरे पर रक्स कर रही थी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। माहरूख घबरा कर भागने के लिए पर तोलने लगी। फिर कैसा कहा है मुझे भी समझा दें। वो और शरीर लहजे में कहने लगा। एक एक कदम इसकी जानिब बढ़ाने लगा। माहरूख झक कर नीचे से नकुल कर शर्माते हुए कमरे से भाग गई। हसनीन बालों में हाथ फेरते हुए इसे देखने लगा, फिर कमरे से बाहर नकुल गया। वो नीचे आया तो सब तैयार खड़ी थीं जाने के लिए। हसनीन ने मानो से हल्की फुल्की बातें की और बाहर नकुल गया। माहरूख लोग भी उसके पीछे ही थी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। माहरूख फ्रंट सीट पर, जबकि सायरा और मानो पीछे बैठ गईं। हसनीन डरायूंग सीट पर आया और गाड़ी स्टार्ट की। क्या हवा इतनी खामोशी क्यों? माहरूख ने जब सबको चुप देखा तो पीछे मुड़कर दोनों को देख के गोया हुई। बस ऐसे ही दोनों ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। वो लोग जिलानी हवेली पहुंचे तो हसनीन ने बाहर नकुल कर गाड़ी का दरवाजा खोला। वो सब बाहर नकुल आईं। माहरूख और हसनीन घर में दाखिल हुए तो हसन साहब ने गर्मजोशी से दोनों का इस्तकबाल किया। हसनीन को बहुत देर तक वो गले से लगाए खड़े रहे। हसनीन ने भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। वो सब घर में दाखिल हुए। सब लोग एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। इनकी हानिया उनके साथ नहीं थी। हानिया का खून था, उसका बेटा आया था। उन्होंने पूरा दिन हंसी मजाक और आपस में बातें करते हुए गुजारा। वापसी पर हसन साहब ने माहरूख और हसनीन को बहुत से तहफे तहफ़ के साथ रखसत किया, जिस पर हसनीन मना करता रह गया। लेकिन हसन साहब ने इसकी एक न सुनी। वो और माहरूख गाड़ी में आकर बैठे। थोड़ी देर बाद माहरूख को गाड़ी में ही नींद आ गई। हसनीन उस खूबसूरत से आंखों के जरिए दिल में उतारने लगा। वो सोते हुए और भी प्यारी लग रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए थे, जिसे हसनीन ने बहुत एहतियात से हटाया। फिर मुस्कुरा कर अपना ध्यान डरायूं पर देने लगा। वो लोग घर पहुंचे तब तक माहरूख हसनीन ने इसे एक दो बार पकारा। जब माहरूख फिर भी ना उठी तो वो अपनी सीट से उठकर इसकी तरफ आया और झुककर माहरूख को आराम से अपनी बाहों में उठाए।
گھر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بار بار ماہرخ کی بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے تک آیا، پھر اپنے پیر سے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے آرام سے اسے بیڈ پر لٹایا، پھر اس کے چہرے کو نقاب سے آزاد کیا۔ ماہرخ کے چہرے پر پسینے کی چند قطرے چمک رہے تھے جسے حسنین نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا اور جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا، پھر اپنے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو ماہرخ جاگ رہی تھی، لیکن وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ وہ نہا کر اپنے بالوں کو خشک کرتے ہوئے پھر آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہیں وہ اس کے بالوں میں آہستہ سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ ماہرخ نے اپنی آنکھیں بند کر دیں، پھر اس نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے جنہیں حسنین نے پیار سے صاف کیا۔ میں بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ٹین کو منیلو آئی فیل سو لکی ٹو یو واز مائی وائف۔ حسنین نے اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہرخ نے اسے اپنی آنکھوں کے حصار میں لیا۔ آج ان کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ ان 4 سالوں میں ان کی زندگی میں ایک پیاری سی پری بھی آ چکی تھی، جس کا نام حسنین نے حورین رکھا تھا۔ گول مٹول سے شہد رنگ چھوٹی چھوٹی سی آنکھوں والی حورین کے اندر حسنین کی جان تھی۔ اب تو ماہرخ کو بھی لگتا تھا کہ حسنین کو صرف اس کی حورین ہی یاد رہتی ہے۔ وہ جب بھی آفس سے لوٹتا تو اس کا پورا ٹائم حورین کے ساتھ ہی گزرتا، جس پر ماہرخ کو کبھی کبھی غصہ بھی آتا کہ پورا دن وہ حورین کا خیال رکھتے ہیں۔ باپ کے آتے یہ میڈم ماں کو پہچاننے سے بھی انکاری ہوتی ہے۔ بابا کی پرنسس ماما سے پوچھو، وہ آپ کے پاپا سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ حسنین نے شرارت سے کہا۔ میری بابا کی ماہی، آپ بابا سے بات کیوں نہیں دل کہی؟ وائٹ ہے بھی فراک میں 2 پونیاں گئے۔ وہ حسنین کے سینے پر بیٹھی اپنے توتلی زبان سے ماہرخ سے مخاطب ہوئی۔ اپنے بابا کی چمچی یہ گند پھیلا کر رکھا ہے، آپ دونوں نے وہ کون صاف کرے گا؟ دونوں باپ بیٹی ایک جیسے ہو، پھر تمہارے باپ محترم کو غصہ آتا ہے کہ کمرہ صاف نہیں۔ وہ مصروف سے انداز میں بھی حسنین کو سنانے سے باز نہ آئی۔ وہ آنکھیں بند کیے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ سجائے ابھی بھی بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ ماہرخ نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تو اسے اور تب چڑھ گئی۔ وہ حورین کے ٹوائز کو باسکٹ میں ڈال کر سیدھا حسنین کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ حسنین شاہ، آپ اور آپ کی شہزادی بیٹی صدر جاؤ، نہیں تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ توبہ ہے، دونوں کو رتی برابر فرق نہیں پڑا۔ میں نے بکواس تو نہیں کی؟ ابھی وہ غصے میں چہرہ لال کیے دونوں باپ بیٹی کو گھور رہی تھی۔ حسنین کی ہنسی برقرار تھی۔ ماہرخ تو کچھ ٹائم تک اس کی پیاری سی ہنسی میں کھو سی گئی، جبکہ حسنین نے کہا، ہم دونوں باپ بیٹی کب سے خاموش ہیں، جبکہ آپ اتنی دیر سے ہمارے کانوں میں رس گھول رہی ہیں۔ اب کو پھر بھی ہم معصوم باپ بیٹی برے لگ رہے ہیں۔ اس نے گہری نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ ماہرخ سے بات کرتے ہو یہ قائم رہتی تھی۔ حسنین اسے محبت بھری نگاہوں کو دیکھ رہا تھا، جو سرخ لانگ فراک اور وائٹ چوڑی دار پاجامہ پہنے دونوں باپ بیٹی کو گھور رہی تھی۔ ماہی یار، ایسے تو نہ دیکھو، پھر کہتی ہوں میں فضول قسم کا انسان ہوں، اس نے اسے آنکھ مار کر کہا۔ ماہرخ نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ ماما گنڈی میلے بابا کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے نہیں تو میں آپ کے ہاتھ پر کاٹوں گی۔
हसनीन की शहजादी से कहाँ बर्दाश्त था कि कोई इसके बाबा को कुछ कहे, इसलिए वो अपने सामने खड़ी अपनी माँ के नर्म और नाजुक हाथ को अपने छोटे छोटे हाथों से हिटाने लगी। दिन भर मेरे साथ होती हैं आप, बाप के आते ही माँ गंदी हो गई। वाह बेटा वाह, माहरूख तो लड़ाका औरतों की तरह बोलने लगी, जबकि हसनीन से अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। आप हंस ली, चेहरा जबत से लाल हो रहा है। अब हसनीन की शामत आई। तुम मेरी बेटी को डरा रही हो, इसलिए उससे बात ना करो, हम दोनों खुद जा रहे हैं कमरे से। हसनीन चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट सजाए हंसता हवा कमरे से चला गया, जबकि वो अजीब नजरों से हसनीन को देखने लगी। वो नीचे लान में आया तो बीजान और अहमद साहब के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। बड़े अबू, मैंने अभी जुनेद से बात की है। आज शाम की पार्टी में हना और जुनेद दोनों शरीक हो रहे हैं। तब तक खबरीन साहबा भी बाप की गोद से उतरकर बीजान की गोद में जा पहुंची थी। हसनीन ने प्यार भरी नजरों से अपनी बेटी को देखा, जिसकी सिर्फ शहद रंग की आंखें मां पर गई थीं, वरना वो हसनीन की कार्बन कापी थी, जिस पर अक्सर हसनीन माहरूख को तंग करता रहता था। ये अच्छी बात कही, मैंने भी इतनी दिनों से चक्कर नहीं लगाया। हना की तरफ आज मुलाकात हो जाएगी, अहमद साहब ने चश्मा साफ करते हुए कहा। हना और जुनेद की शादी हो चुकी थी, दोनों एक साथ खुश थे। शाम में माहरूख ने हसनीन की दी हुई रेड और ब्लैक साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि इसे ये अच्छा नहीं लग रहा यूं सबके सामने में जाना। तो उसने हसनीन को बाद में कभी साड़ी पहनने पर राजी किया, और सफेद पैरों तक आता फ्रॉक रेड हिजाब में नेचुरल से मेकअप में बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। हसनीन कमरे में आया तो देखता ही रह गया। तब वो हवरीन को तैयार कर रही थी। हवरीन भी बारबी फ्रॉक में बहुत प्यारी लग रही थी। सॉरी, मैं शायद रास्ता भूल गया हूँ। मेरी बीवी आपने कहीं देखी है? क्योंकि मेरी शहजादी तो आपके पास है, हसनीन ने शरीर लहजे में कहा। अंदाज तंग करने वाला था। जी नहीं, मैंने आपकी बीवी नहीं देखी। जब आपको ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? वो भी माहरूख थी। आखिर हिसाब बराबर किया। आपकी आवाज तो मेरी बीवी की आवाज से मिलती है। कहीं आप ही तो नहीं हैं मिस हसनीन? वो फिर भी बाज ना आया और चलता हवा हवरीन को अट्ठा कर इसके फूले हुए गाल पर प्यार किया। वो भी अपने बाप को देखकर खुशी से मुस्कुरा रही थी। हसनीन हद है, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाएं। वो हवरीन को उसके हाथों से लेकर हाल में चली गई। माशा अल्लाह, अल्लाह पाक मेरी दोनों प्रिंसेस को हमेशा खुश और नजर बद से बचाना। वो दिल में दुआ करता हुआ फ्रेश होने चला गया। हाल में गहमा गहमी आरूज पर थी। हर कोई खुश टिप्पियों में मसरूफ था। माहरूख को दूर से हसन साहब और भी जान लोग नजर आ गए थे, इसलिए वो हवरीन को लिए उनके पास चली आई और सबसे मिली। हवरीन कभी मानो तो कभी जुनेद हना लोगों के पास दिखाई नजर आ रही थी। हसनीन भी ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में मलबूस हर एक की तवज्जो का मरकज था। बहुत सी लड़कियां तो अब भी इसे देखकर फदा हो चुकी थीं। वो मुतवाज़िन चाल चलते हुए अपनी बीवी के साथ आकर खड़ा हुआ और सबसे आकर मिलने लगा। जुनेद और वो एक दूसरे से बातें करते हुए चले गए। माहरूख भी हना सायरा लोगों के साथ आकर बैठ गई। केक काटने का टाइम आया तो हसनीन और माहरूख ने अपनी शादी की सालगिरह का केक काटा। माहरूख को पता था हसनीन के बहुत से मेहमान आएंगे, उसने नकाब किया हुआ था और फिर खूबसूरत लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज कर लिया गया।
मारुख हवरीन के कपड़े साफ कर रही थी जिस पर हवरीन ने केक गिराया था। हसनीन दोनों के पास आया और हवरीन को उठाया। मेरा दिल करता है माही कि मैं अब कभी तुमसे जुदा ना हूँ। हसनीन ने अजीब से लहजे में कहा। अल्लाह ना करे ये क्या बके जा रहे हैं आप। माहरुख ने आंखें दिखाई। हाँ मेरी जान, मैं अब बहुत साल जीना चाहता हूँ क्योंकि उसने मोहब्बत से कहा और माहरुख और हवरीन को अपने गले से लगाया। इनकी फैमिली मुकम्मल थी। उन दोनों की मोहब्बत अपनी मंजिल पा चुकी थी। दूर खड़े हसन साहब और बी जान की आंखें नम थीं। बी जान ने तीनों को दिल में बहुत सी दाएं देते। लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस एंटी बेल आइकॉन।